स्वीडिश लव आई डोंट गो के लेखक के नाम जॉन डन। एक होना, खास करके मुश्किलों में एक होना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। आखिर आपको लग रहा है कि आप केवल रो रही हैं, नहीं, वो मेरे आत्मा को बहुत दूर ले जा रहा है लगातार। उसकी पत्नी ना है, उसके पास कोई इच्छा ना है, उसके पास सेंस ना है, समझ ना है, फिर भी वो आया। क्या मैं जा रहा हूं तो आऊंगा, मैं परमानेंट के लिए थोड़ी जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पोएट्री का पहला लेसन, जिसका नाम है स्वीडिश लव आई डोंट गो। अंडरस्टैंड? तो आज बड़े मजेदार तरीका से हम लोग एक एक साथ पढ़ने वाले हैं स्वीडिश लव आई डोंट गो के बारे में। ठीक, तो बच्चों तैयार हो जाओ आप लोग। अब हम लोग इस बार ना थोड़ा सा वन बाय वन करते हुए, जो आप लोगों को कहे भी थे कि एक एक करके प्रत्येक आप लोगों को वीडियो डाल के पूरा करेंगे, तो हम लोग लगेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग तैयार हैं क्लास 12 के लेसन नंबर 1 पढ़ने के लिए, जिसका नाम है स्वीडिश लव आई डोंट गो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को। ठीक, चैप्टर का नाम हो गया स्वीडिश लव आई डोंट गो। ठीक, ये आपका पोएट्री का लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले बच्चों जानते हैं इसमें इसके लेखक के बारे में, लेखक परिचय के बारे में, कौन लेखक रहे थे, क्या क्या इनका काम था। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में ये चीज लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जीवन परिचय क्या है, इनको कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखा था। ठीक, कौन से कवि क्या कब जन्मे थे, किस देश के रहने वाले थे, और उनके बाद में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा इससे। ठीक, तो बच्चों लेखक के नाम जो है कंपोजर, आमतौर पे जो पोएट्री लिखते हैं उनको कंपोजर कहते हैं। ठीक, कंपोजर, पोएट्री लिखने वाले को, कोई गीत लिखने वाले को हम लोग कंपोजर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसके कंपोजर कौन रहे हैं? जॉन डन रहे हैं। ठीक, जॉन डन इसके कंपोजर रहे हैं। जॉन डन एक बहुत ही प्रख्यात कवि रहे हैं 16वीं शताब्दी के, जो कि रहने वाले थे इंग्लैंड का, इंग्लैंड देश के रहने वाले थे। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट वो होता है जो प्रेजेंट टाइम की दुनिया को एक आध्यात्मिक दुनिया से भी कनेक्ट करने का प्रयास करता है। आप देखोगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति भी रहे हैं हमारे, कौन? जॉन डन। ठीक, इनका जन्म होता है 1572 में, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनका देहांत होता है 1631 ईस्वी में। लगभग समझ लीजिए कि 30 साल उधर 30 साल इधर, लगभग 60 साल की अवस्था में इनका निधन होता है। ठीक, ये कौन देश के रहने वाले थे? तो आपको आंसर देना है इंग्लैंड। ठीक, अर्थात ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटिश थे। ब्रिटिश में जानते हैं कि दो टाइप का, क्रिश्चियन में दो टाइप का मतलब कि लोग हुआ करते थे। जिस प्रकार से हिंदू बटा होता है शैव में, वैष्णव में, शाक्त में, जिस प्रकार से इस्लाम बटा होता है सुन्नी में और शिया में, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म बटा होता है महायान और हीनयान में, ठीक उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी का भी विभाजन दो टाइप से किया जाता है। पहला बनाया गया प्रोटेस्टेंट को और दूसरा बनाया गया कैथोलिक को। अंडरस्टैंड? तो इन्होंने ये रिलीजन से क्या थे? रोमन कैथोलिक थे। रोमन मतलब समझिएगा अंग्रेज, अंग्रेज टाइप का। और उसमें कौन सा संप्रदाय से संबंधित थे? आपको आंसर देना है कैथोलिक। ठीक, इन्होंने क्या स्टडी किया था? तो आपको आंसर देना लॉ एंड थियोलॉजी, अर्थात वहां के कानूनों का अध्ययन किए थे और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए थे। थियोलॉजी कहने का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ठीक, तो वहां के कानून और वहां के धर्मशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। कौन? जॉन डन। ठीक, अंडरस्टैंड? ये और किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो आपको आंसर देना है सैटायर्स के लिए एंड सरमन्स के लिए। क्या होता है भैया सैटायर्स और सरमन? तो आपको आंसर देना है सैटायर्स व्यंग होता है। जब आप किसी बात को किसी टोन के अंदाज में, जो देहाती में कहा जाता है कि टोन होता है, उस अंदाज में जब आप किसी बात को किसी को बोल रहे होते हैं तो उसे हम लोग सैटायर के नाम से जानते हैं। और सरमन्स का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक, क्योंकि ये कवि प्रीचर हैं, उपदेशक हैं, ये कवि थियोलॉजी का अध्ययन किए हैं, ये कैथोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये अच्छे एक प्रीचर थे, यानी कि उपदेशक थे, ये उपदेश दिया करते थे। ठीक, इनका प्रोफेशन से क्या था? नेवी में भी काम किए थे, कई सारे नेवी के अभियान पर भी गए थे, वहां के जो नौसेना है उसके अभियान पर भी रहे थे। ये सेक्रेटरी का काम करते हैं, अर्थात सचिव का काम करते हैं। एक बहुत ही उत्कृष्ट वहां का एक नोबेल फैमिली था, उसके सचिव के तौर पे ये रखे गए थे। ठीक, जिनकी भतीजी से इन्होंने आफ्टर सम टाइम्स विवाह भी किया था। ये प्रीचर भी रह चुके थे, अर्थात उपदेशक भी थे। इनकी वाइफ का नाम क्या है? एन्नी मोर। पूरा बच्चा कहानी जो है ना इसी पर निर्भर रहेगा, इनकी वाइफ के नाम पे, यानी कि एन्नी मोर पे। आपको किताब में और स्पष्ट रूप से कविता में तो नाम का चर्चा नहीं है कि एन्नी मोर इनकी पत्नी है, लेकिन जब इनका डिटेल्स निकालिएगा तो इनका पत्नी का नाम एन्नी मोर आएगा। चूंकि कविता में वो बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है, अर्थात ये चैप्टर में वे पार्ट इनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि इनकी पत्नी का नाम, एक बार रिवाइज कीजिए सभी लोग।
स्वीडिश लव आई डोंट गो के लेखक के नाम जॉन डन। इन्हें क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। इनका जन्म कब होता है? 1572 में। ये देहांत कब होता है इनका? 1631 ईस्वी में। कौन देश के रहने वाले हैं? इंग्लैंड। कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? रोमन कैथोलिक धर्म से। स्टडी क्या की है? लॉ एंड थियोलॉजी को। ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो आपको आंसर देना है सैटायर्स के लिए और सरमन्स के लिए। ठीक, इनका प्रोफेशन क्या रहा है? तो बोलिएगा नेवी में काम किए थे, सेक्रेटरी थे, प्रीचर थे। ठीक ना। इनकी वाइफ नेम क्या रहा बच्चा? तो एनी मोर। ठीक, यहाँ तक की बात है। कवि के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जान लिए। अब चलेंगे चैप्टर के एक एक स्टैंजा की ओर और एक एक करके इसका व्याख्या कर रहे होंगे कि चैप्टर में कहते क्या है, लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए इसका हम पहला स्टैंजा पे चलते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। देखिए सिचुएशन क्या है, पहले सिचुएशन समझिए। ठीक, पोएट जो है वो कहीं जा रहे हैं बच्चों। ये जो है एक नेवल एक्सपेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है? एक नेवी में एक वर्कर के तौर पे काम करते हैं। अभियान पर इनको जाना होता है, कई एक जगह पे जा रहे होते हैं। ठीक, तो एक बार हुआ यूं कि इनको कहीं अभियान पर जाना था जो कि कई एक महीनों के लिए था। आप जानते हैं कि इंग्लैंड परस्पर कहीं ना कहीं युद्ध वगैरह में लगा हुआ होता था। तो ये युद्ध अभियान पे जा रहे थे कभी। ठीक, और चूंकि कई एक महीना के लिए था, आना अनिश्चित था, अतः इनकी पत्नी जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए रो रही थी। ठीक, जो कि नेचुरली ऐसा होता है। तो यहाँ पर इनकी वाइफ जो है, पत्नी को आंसू आ रहा था इस अलगाव से। तो इस पूरा रचना में ना पत्नी एन्नी मूर को कभी केवल समझा रहे होंगे, अलग अलग बातों देके, अलग अलग उपमाओं के साथ, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में, बस ये समझा रहे होंगे कि आप बस समझो, मैं रिटर्न आऊंगा, आप पुनः आऊंगा, इस दर्द को झेलना भी सीखो। ठीक, अंडरस्टैंड। तो इसमें 5 स्टांजा है बच्चों। आई 5 स्टांजा को हम लोग एक एक करके क्या कर रहे होंगे? बांट रहे होंगे। ठीक, पहला स्टांजा पढ़ते हैं। पहला स्टांजा क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। Sweetest love I don't go for weariness of thee, ठीक, nor in the hope that world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use my self in jest, thus my friend death to die। देखिए पहला चीज तो आप लोग समझिए, इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ओल्ड इंग्लिश में ही प्रयोग किए जाते थे, मॉडर्न इंग्लिश का वो वर्ड ही नहीं है। ठीक, तो मॉडर्न इंग्लिश का यदि वर्ड नहीं होगा तो उसका उच्चारण स्टाइल भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक, वो सही तरीका से उच्चारण नहीं हो पाएगा, है ना। और पुराना इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा नयापन तरीका से मिला के बनाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया गोए, लेकिन ये गो ही है। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ थी, ये थी नहीं बल्कि यू है। ठीक, यू को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि मी, ये मी ही है, ME मतलब मैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डाई लिखा हुआ है, डाई का मतलब मरना ही है, जो कि DIE से होता है। ठीक, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अलग तरीका से इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन मतलब उसका वही रहेगा जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या बोलते हैं? प्रिय मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक, कहने का मतलब क्या? मैं जा रहा हूँ तो आऊंगा, मैं परमानेंट के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी, ये भी बोल रहे हैं। कभी ए लाइन के साथ कनेक्ट होके ज्यादा बढ़िया इसका शब्द निकल पाएगा। क्या कहते हैं? प्रिय मैं तुमसे उबकर कहीं नहीं जा रहा हूं। ये मत तुम समझना कि तुमसे हम उबकर, वियरनेस, थक कर, तुमसे बोझिल होकर मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ना ही इस आशा में जा रहा हूं कि दुनिया जो है मुझे एक उपयुक्त प्रेम मुझे दे देगा। ऐसा कि हम एक आशा से यहां से निकल रहे हैं कि ऐसा तुमको लग रहा होगा कि हम कहीं और जा रहे हैं, तो शायद दुनिया से मुझे प्रेम प्राप्त करना है, किसी और महिला से मुझे प्रेम है, इसलिए मैं जा रहा हूं, तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल गलत है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन तुम ये बात मानो, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि तुम ये बात मानो कि आखिरकार एक दिन तो मरना है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन तो मुझे जाना है, एक दिन तो खत्म होगा ये शरीर। टिस बेस्ट, इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, हंसी मजाक में, दस बाय फ्रेंड डेथ टू डाई। ठीक, इस मौत को अभ्यास किया जाए। ये जो मौत है, मौत में दूरी होता है,
परमानेंट दूरी होता है, दूरी में दर्द होता है। ठीक, तो ये कहना क्या चाहते हैं कि जैसे मौत में दर्द होगा तो अभी का अलग होना भी एक प्रकार से कुछ समय के लिए दोनों के बीच का मौत के समान होगा, और उसको झेलना तुम सीख जाएगी, मजबूत बनना सीख जाएगी। आखिरकार तो एक दिन ये होना है, तो उससे बेहतर है कि ये चीज आज ही हो जाए। अब देखिए अगले अस्टांजा में कवि क्या कहते हैं। अस्टांजा नंबर 2, यस्टर नाइट द सन्नी वेंट hence and yet is here today। क्या बोले बच्चा, कल जो है सूर्य गया था, सन्ने का मतलब सन ही हुआ, सन का मतलब सूर्य, यस्टर नाइट कह रहे हैं। समझाने का अंदाज देखिए, क्या सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप बता रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि देखिए कल की रात सन गया था, तुम देखी थी प्रिय एनीमोर, आप देखे थे ना, कल सन गया था, एंड इट इज हियर टुडे, आवाज देखो फिर से दिन है, अर्थात सन फिर से आ गया। कल गया था सन, आज फिर से सन आ गया। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं भी जाऊंगा और आ जाऊंगा, सन भी गया था आ गया। अब सोचो, he had no desire nor sense, क्या बोलते हैं, सन के बारे में बात करके कहते हैं उसके पास तो कोई इच्छा भी नहीं था। had ही समझिएगा इसे, he had no desire nor sense, सन के पास तो इच्छा भी नहीं था और उसके पास समझ भी नहीं थी। नॉर हाफ, ना ही बेटा उसका पत्नी था। अब आप सोचो, ठीक, क्या बोले, नॉर हाफ, आप मतलब उसकी अर्धांगिनी, पत्नी, बेटर हाफ, अपनी पत्नी को बोलते हैं क्या, बेटर हाफ। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसकी पत्नी थी ताकि ये रास्ता सरल हो सके, आराम से गुजर सके इस रास्ते पे, ठीक, आ सके। देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में तुमको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, मत चिंता करो। देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, बट बिलीव, विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, मैं बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से अपने जर्नी को सफल करके आऊंगा, पक्का आऊंगा। सन तो आया है, उसकी पत्नी ना है, उसके पास कोई इच्छा ना है, उसके पास सेंस ना है, समझ ना है, फिर भी वो आया। मेरे पास तो सब कुछ हो, हर चीज है, क्यों मेरे बारे में चिंता कर रही हो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, मेरे पास तो उससे ज्यादा विंग्स एंड स्पर्स है, कहने का मतलब उससे ज्यादा सक्षम है, उससे ज्यादा, ये सब कुछ है मेरे पास, डिजायर है मेरे पास, सेंस है मेरे पास, मेरी पत्नी है, हम क्यों ना आएंगे। चलिए अब अस्टांजा 3 पर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं इस अस्टांजा में कवि, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर nor a last hour recall, but come bad chance and we join it to it our strength, and we teach it art and length, itself our us to advance। क्या शानदार बात बोले, यूनिटी की शक्ति दे रहे हैं, एक होना, खास करके मुश्किलों में एक होना, इसकी सीख कभी दे रहे हैं, ठीक, इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या कहते हैं, कहते हैं ओ अरे सुनो, एनी मोर को बोले, कवि बोले, डीप अंदाज में जाते हुए क्या बोल रहे हैं, तुम सुनो। हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल का मतलब होता है बेटा कमजोर होना, ठीक, मासूम होना, आप बहुत ज्यादा योग्य, बहुत ज्यादा आपके अंदर नहीं है बेटा। क्या बोले, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, एक आदमी का शक्ति कितना कमजोर है, कितनी कम शक्तिशाली है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा भाग्य मिलता है इसे, कैन नॉट एड अनदर आवर, एक घंटा भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकता, ठीक। क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग जीवन में लगता है कि हम सब कुछ को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके कंट्रोल में सच में कुछ भी नहीं है, अपने शरीर का कुछ भी। आप इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर में डिस्ट्रैक्ट होना, अपने शरीर में इतनी सारी दिक्कत हो रही है, फिर भी उन चीजों पर कंट्रोल ना कर पाना, आपको लगता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दुनिया पर कंट्रोल कभी कर सकते हैं नहीं। क्या शानदार लाइन लिखे, कितना शानदार तरीका से बताएं, ओ अरे सुनो, कितना कमजोर है आदमी का पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा भाग्य मिलता है, यदि कहे कि बहुत अच्छा तुमको भाग्य मिला, तब भी तुम एक घंटा भी एड नहीं कर सकते।
नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही गया हुआ जो जा चुका है, जो व्यतीत हो चुका है समय, उसे वापस पा सकते हैं। बीते हुए क्षण को कौन पाता है? पा ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए अपनी पावर को, कितने आप कमजोर हैं। बट कम बैड चांस, यदि यदि गलत समय आए, बुरा लक आए, बेकार हो जाए, समय स्थिति ठीक ना रहे, एंड वी ज्वाइन टू इट, और तब हम लोग एक दूसरे को ज्वाइन करें, मजबूती से लड़े, आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी शक्ति को दर्शाएगा। कहने का मतलब बार बार समझिए बच्चा, बार बार क्लास में कहा करते हैं आप सबों को कि लड़ना महत्वपूर्ण है जीवन में, जीतना हारना नहीं, साथ लड़ना, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, यही शक्ति है और यही शक्तिशाली है। लड़ना मतलब जीवन से, परिस्थितियों से, संघर्षों से, अपने आप से, इन चीजों से लड़ना जीवन में आवश्यक होता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम सब एक दूसरे को आर्ट, वो कला को सिखा रहेंगे, ये तरीका सीखेंगे। इट सेल्फ आवर एडवांस, हमारे लिए कितना बेहतरीन होगा, ये कितना अच्छा होगा। क्या शानदार लैंग्वेज में यूनिटी का सीख देते हैं कवि, क्या शानदार तरीका से एक एक बात बताते हैं जो हमें लगता भी है कि हमें जीवन में फॉलो करना चाहिए इस तरीका से। लेकिन खैर यहाँ पर कभी और डीप गए हैं और एनी मोड को समझाते समझाते अपने दार्शनिक अंदाज में एक एक बात को वर्णन किए हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 4 पे। क्या बोलते हैं कवि? कवि कहते हैं, थोड़ा ज्यादा डीप हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रोमांटिसिज्म का पीक लेवल आप कह सकते हैं इसे। ठीक, और समझाते समझाते, पहले बात तो इससे पिछले वाला स्टैंजा आप देखें कि किस तरीका से उसे समझाएं, फिलोसफिकल मूड में आए और उसे एक एक चीज का जीवन का सीख दिए। यहाँ पर कभी रोमांटिसिज्म के हद पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्या बोलते हैं, व्हेन thou sighest, thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou wavest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou waste, thou art the waste of me. क्या बोले, एक एक लाइन को बहुत बढ़िया समझिएगा। ठीक, क्या बोलते हैं, When thou sighest, जब आप आहें भरते हो, जब आप कराहते हो, जब आप कराहते हो, थाउ साइस्ट नॉट विंड, वो केवल जस्ट एक हवा का झोंका नहीं होता है, वो केवल आहें नहीं होती है, हवा का झोंका नहीं होता है। बट साइस्ट माई सॉल अवे, वो मेरे आत्मा को, सॉल आत्मा को दूर ले जाता है। आपको लग रहा है कि आप केवल रो रही हैं, नहीं, वो मेरे आत्मा को बहुत दूर ले जा रहा है लगातार। मत रोया करे, मत साइस्ट करा करे, मत आहें भरा करे। वेन थाउ विपेस्ट, जब आप रोती है, आंसू बहाना। वेन थाउ विपेस्ट अनकाइंडली, अनकाइंड मतलब अक्रूरता पूर्ण तरीके से, भले आप रो रही हैं परंतु वो क्रूर है, मेरे ऊपर दिक्कत है। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, आप तो रो रही हैं लेकिन मेरा जीवन का जो ब्लड है, रक्त है, डिके क्षय होता है। आप तो आंसू गिरा रही हैं, मेरा खून जम रहा है, डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है। हद सीखो। इट कैन नॉट बी दैट thou lovest me as thou sayest, ऐसा नहीं है। आप केवल कहते हैं that thou lovest me, आप कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, as thou sayest, जैसा कि आपने बोला, if in thine my life thou waste, thou art the waste of me। ठीक, ये मेरे लिए भी, मेरे जीवन के लिए भी, मेरा जीवन ऐसे ही वेस्ट ना हुआ, ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण है, मेरे जीवन के एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप साधारण चीज अपने आप को मत समझिए, यूं आहें मत भरा करें, यूं रोया मत करें। आपके आहें भरने से मेरी आत्मा निकल जाती है, आपके रोने से ना मेरा शरीर का रक्त जम जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक, आप मुझसे प्रेम करती है, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ये कहना चाह रहे हैं लेखक कवि, मेरा जीवन ऐसे ही वेस्ट ना हो रहा है। हाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए भी तो अच्छा है, ये मेरे लिए भी तो शानदार है। देख रहे हो, कवि हैं 1572 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। कौन? जॉन डन। कौन देश के रहने वाले? इंग्लैंड। ठीक, इस तरीका से अटैचमेंट होता है बच्चा जीवन में। ठीक, क्या ही बोले, कवि भी कहा करते थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। आखिर वो प्रेम ही तो है जो इनके बीच इस तरीका का बंधन का काम कर रहा है। कवि भी बंधे हुए हैं
लेकिन चूंकि ये समझदार हैं तो उन्हें समझाना चाहते हैं एन्ने मोर को, ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में अलग होना भी एक वास्तविकता है, एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है। आपको इन चीजों को भी एक्सेप्ट करना होगा, समझे। आइए अब स्टैंजा नंबर 5 पे क्या बोले, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट एंड मे थाई fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. उत्कृष्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, पीक पे पहुंच चुके हैं कवि। समझिए, आप पिछले अष्टांजा में क्या पढ़े, कवि कहें कि देखो मत सोचना कुछ मेरे बारे में, मत कुछ गलत विचार लाओ ठीक मेरे बारे में, मत रोवो, मत आहें भरो, मत जाने दो, वो साधारण चीज नहीं है, मेरे लिए भी वो प्रेम है। यहाँ क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखो गलत मत सोचो, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट, अपने अपने इस पवित्र हृदय में, डिवाइनिंग पवित्र टॉप लेवल ठीक, दैवीय, अपने इस दैवीय हृदय में, फॉर थिंक मी एनिल, मेरे बारे में कुछ भी मत सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो ठीक, फॉर थिंक मी एनिल, कुछ भी बुरा, हल्का सा भी नेगेटिविटी मत सोचो। क्या लग रहा होगा नेगेटिविटी उनको, कि शायद ये आए, शायद उधर ही रह जाए, मृत्यु तक की बातें सोच रही थी वो एनी मोर, इसीलिए बोले कि ये अपने पवित्र हृदय में, अपनी दैवीय हृदय में मेरे बारे में, उन चीजों के बारे में बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, नियति अपना काम करेगा, नियति अपना पार्ट पूरा करेगा, अपना जो रोल है उसको अदा करेगा, एंड में थाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि तुम्हारा सोचा हुआ जो डर है वो सफल हो जाए। बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, आपको बार बार कहा करते हैं, कई जगहों पे आप सुने होंगे, आज तक का बहुत बड़ा सिद्धांत एक चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत। जिन चीजों से हम प्रेरित होते हैं, जिन चीजों से हम प्रभावित होते हैं, हम धीरे धीरे उन चीजों की ओर लगातार हम अग्रसर हो जाते हैं। आप लगातार पैसा 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 आकर्षित कर रहे हैं, ठीक, आपको पैसा चाहिए, मे भी डेस्टिनी ऐसा है कि जो शायद आपको उसके नजदीक पहुंचा रहा हो, आप केवल ज्ञान 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 ज्ञान, दिमाग दिमाग ठीक, पावर पावर, शक्ति शक्ति, इस टाइप का कोई भी शब्द का इस्तेमाल करके आप इस धरती का बहुत ही करिश्मेटिक सिद्धांत की ओर आप बढ़ सकते हैं ठीक। ये क्या बोल रहे हैं, तुम तो डर 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 कर रही हो, डर सोच रही हो, मेरे बारे में बुरा सोच रही हो, नियति अपना काम करेगा, नियति पूरा करेगा, नियति तुम्हारी बातों को कहीं सही ना कर दे, इसलिए मत सोचो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट एंड मेक थाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा डर सच हो जाएगा ठीक, समझ रहे हैं आप। बट थिंक दैट भी, परंतु ये सोचो ना, ये सोचो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग साथ हैं, वी आर, हम लोग हैं, हम लोग साथ हैं, दूर कैसे हो सकते हैं ठीक। बट थिंक दैट वी आर, हम साथ साथ हैं, मत सोचिए दूर हैं। बट टर्न असाइड, एक दूसरा से अलग होल हैं, अलग कैसे हो सकते हैं, बस खाली दिख ना रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं, तुम इधर देख रहे हो, अलग तो होने की बात ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अलग अलग सोए हुए हैं, तुम्हारा चेहरा उधर है, मेरा चेहरा उधर है, अलग नहीं है। मरते दम तक, जन्मों जन्म तक, सात जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो साथी, मरते दम तक। इसी बात को आगे कैसे बढ़ाएं, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे लेवल, दे हु वन अनदर कीप, जो लोग एक दूसरा के लिए होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं, अलाइव, वो जीवित होते हैं, नेवर पार्टेड भी, अलग हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, अलग होने की तो कुछ बात ही नहीं है। क्या शानदार लाइन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन में, इसको लाइन को हम लोग नाम दे सकते हैं, दे हु वन अनदर कीप, जो लोग एक दूसरे के लिए होते हैं, जीते हैं, अलाइव, नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग ना होते हैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, सन से भी तेज जर्नी करके लौटेंगे, अपनी जर्नी को सफल बना के लौटेंगे, आपके पास आएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्नी मोर भी खुश हो गई होंगे इन प्रधानता से। क्या शानदार लगा होगा, कितने समझदार इंसान हमारे साथ हैं ठीक। उसके बाद आगे जीवन की जो भी घटनाएं हो
परंतु यदि ऐसे मैनिपुलेटेड कवि मिल जाए, ऐसे शानदार व्यक्ति मिल जाए जितना शानदार तरीका से इन गमों को भी हैंडल करना सिखा दे, क्या शानदार होगा ना जीवन। तो फाइनली ये चैप्टर का ये बात था, ये बातें हम लोग किए इस चैप्टर के बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो के बारे में। आप लोगों को एक फील लेना था, एक एक लाइन तो आप लोगों को बताया कि हर चीज याद नहीं करना होता है, एक भाव समझना होता है कि चैप्टर में कहना क्या चाहता है, चैप्टर की कुछ बातें समझनी होती है, मेन बेसिक स्ट्रक्चर समझना होता है, और उसके बाद फिर कई एक बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में अभ्यास कर लेना होता है ना। इस पूरे पीडीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के टेलीग्राम चैनल पे मैं उपलब्ध करा दूंगा। इससे पहले पोस्ट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा, आपको लिंक मिल जाए, आप उस जगह तक पहुंच जाए। एक एक चीज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में दिया हुआ, वर्ड मीनिंग, समरी, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ लाइन बाय लाइन एक जगह पे चैप्टर वाइज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, आप उन चीजों को पढ़िए, सीखिए और अपने तरीका से लगाने का प्रयास कीजिए। यही आपको शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे तरीका से एक एक चीजों को समझ पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आराम से अगले वीडियो में। आप अगले वीडियो तक का, तब तक ये वीडियो को बहुत अच्छा से समझिए आराम से और एक एक चीजों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।